Hello aspirants, welcome to Shah Educators. Grab a pen and a notebook, let's get started. As promised, हमने बोला था एक इंडियन इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज आएगी जहाँ पे we will try our best to make it easy to understand for you, right? Today is your introductory lecture. In previous lecture where we had this orientation class जहाँ पे हमने क्या देखा था, हम इकोनॉमी को कैसे अप्रोच करें, कौन सा बेस्ट तरीका पॉसिबल है और इकोनॉमी में फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव कैसे टॉपिक्स डिवाइडेड है और हम उनको कैसे पढ़ेंगे, राइट? चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम. एंड बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, आपने न्यूज़ में काफ़ी देखा होगा वैकेंसीज़ पे हॉल्ट लगा है. जो फॉर्म फिल हो रहे थे इन द मिडल ऑफ दैट प्रोसेस वो स्टॉप कर दिए गए हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. फॉर्म लिंक्स फिर से आएंगी, फॉर्म फिर से भरना शुरू हो जाएगा टिल दी फर्दर ऑर्डर. बात समझ आ रही है? कोर्ट से जो ऑर्डर आएगा तब तक आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ठीक है ना. टाइम वेस्ट ना करें रूमर्स में, बाकी हर जगह पे जहाँ पे भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अभी राइट नाउ. जस्ट फोकस ऑन दी सिलेबस, ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल. चलिए शुरू करते हैं. मनी एंड बैंकिंग हमारा पहला लेक्चर होने वाला है. हमने ये क्यों चूज़ किया? हमने देखा था माइक्रो मैक्रो, ठीक है ना. माइक्रो में कैसे अप्रोच करा जाएगा, मैक्रो में कैसे अप्रोच करा जाएगा, राइट. ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, लेकिन मैंने आपको वहाँ पे मेंशन किया था मनी एंड बैंकिंग से शुरू करेंगे. वाई? बिकॉज ये आपका सबसे इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है, ताकि इकोनॉमी में आपकी इंटरेस्ट बने रहे, ड्राई ना लगे आपका. वरना हम माइक्रो से भी स्टार्ट कर सकते थे, ये मैक्रो का आपका पार्ट आता है, राइट. ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. हमने बोला था इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब सारी चीज़ें क्या है. उसके बाद हम मनी एंड बैंकिंग की तरफ जाएंगे. तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स क्या चीज़ होती है, ठीक है. इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स क्या चीज़ें होती है. उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी क्या चीज़ें होती है. देन हम पढ़ेंगे मनी की इवोल्यूशन, मनी कहाँ से आया, मनी की फंक्शंस क्या है, ठीक है. फिर हम धीरे धीरे फियाट मनी, टेंडर, लीगल टेंडर पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ें होती है, ठीक है. फिर बैंक मनी जो होता है, जो हम डिपॉजिट करते हैं, कैसे डिपॉजिट करते हैं, वो क्या होता है. देन हम एनपीसीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें हम यूपीआई के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ है, यूपीआई लाइट क्या चीज़ है, ठीक है ना. ई रुपी, डिजिटल करेंसी, ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम पढ़ेंगे. आज जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कवर करेंगे, जो पेंडिंग रहता है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. तो इकोनॉमी आपकी क्या चीज़ है? अब इकोनॉमी किस चीज़ को कहते हैं? जैसे आप देख रहे हो स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है. स्टेट्स ऑफ मैटर में आप क्या देखते हो? मैटर या तो होगा लिक्विड में, या तो होगा सॉलिड में, या तो होगा गैसियस फॉर्म में. बात समझ आ रही है? इसी तरह अगर हम बात करें इकोनॉमी की, एक पर्टिकुलर इकोनॉमी को कैसे हम डिफाइन करेंगे? ये रेफरेंस लेके, एक पर्टिकुलर रीजन या कंट्री का स्टेट, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ, या तो क्या रेफरेंस लेके चलेंगे? प्रोडक्शन, कंजप्शन, किस चीज़ की? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बात समझ आ रही है? What is economy? It's a state of a country or a region in terms of what? Production of goods, consumption of goods and services. बात समझ आ रही है? और सप्लाई ऑफ मनी कैसे चल रहा है? सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है. ये जो स्टेट है ये डिफाइन करेगा इकोनॉमी एक पर्टिकुलर रीजन की, ठीक है, कि उस रीजन में प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ सर्विस एंड गुड्स और सप्लाई ऑफ मनी कैसे चल रहा है, कौन गवर्न कर रहा है. बात समझ आ रही है? इसे हम कहेंगे इकोनॉमी. तो इकोनॉमिक्स क्या है फिर? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? ये सिंपली एक ब्रांच है. क्या है? इट्स एन ब्रांच ऑफ डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर फिनोमेना और स्टडिंग क्या, इस नॉलेज को, जो कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ किससे? इस प्रोडक्शन से, कंजप्शन से, सप्लाई ऑफ मनी एटसेट्रा एटसेट्रा. बात समझ आ रही है? उस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहेंगे इकोनॉमिक्स. चलिए, और हमने बोला था कि इकोनॉमी को
हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने देखा था माइक्रो मैक्रो, और क्या देखा था, माइक्रो मैक्रो किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, एनालिसिस के बेस पे। हम एनालाइज कैसे करते हैं इकोनॉमी को, बात समझ आ रही है, मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, तो एनालाइज द डेटा, टू एनालाइज द इकोनॉमी, उसमें हम माइक्रो और मैक्रो अप्रोच अप्लाई करते हैं। लेकिन बात समझ आ रही, मैक्रो और मैक्रो में डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सा फैक्टर डोमिनेंट है, कौन कंट्रोल करता है, बात समझ आ रही, डोमिनेंट या कंट्रोल कौन कर रहा है उस पर्टिकुलर रीजन की इकोनॉमी, डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस कौन ले रहा है कि प्राइस कंट्रोल कैसे करना है, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के रिलेटेड, तो उस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं इकोनॉमी को। एक तो आपका आता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी, और क्या आता है आपका तीसरा मिक्स्ड। बात समझ आ रही है। अब एक एक करके इनको थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अप्रोच क्या है, ये क्या बोलती है। अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर सिविल सर्विस के जैसे हम पढ़ते हैं वो तो डेप्थ में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन मैंने देखे उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, जैसे आपने देखा होगा एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये आपको पता होगा। इन्होंने एक पब्लिश किया था अपना वर्क, बुक कहो आप, ठीक है ना, बात समझ आ रही है, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। कब, 1776, ठीक है। 1790 में फिर ये मर गए थे, ठीक है। 1776 में इन्होंने ये पब्लिश किया था, जिसमें इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझाई थी कि क्या होती है, ठीक है। इन्होंने क्या जोर दिया था, लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, क्या, लेबर का डिवीजन ऑफ लेबर का हो, ठीक है। और क्या कहा था कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नॉट इंटरफेयर, गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर। बात समझ आ रही है। इनका व्यू क्या था, आइडियोलॉजी ये था कि अगर हम गवर्नमेंट को हटाए, मार्केट फोर्सेस को, जिसको बोलते हैं इनविजिबल हैंड, मार्केट फोर्सेस, इनविजिबल हैंड भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये बोलते हैं मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट खुद ही डिसाइड करेगा कि प्राइस, मार्केट खुद ही ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि कैसी डिमांड चल रही है, कैसी सप्लाई चल रही है, प्राइसेस कैसे कंट्रोल हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट करने लगी तो जो सोशल वेलबींग है, पब्लिक वेलबींग है, वो खतरे में आ जाएगी। बात समझ आ रही है। इनका ये मानना था कि मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए, मार्केट में जब कंपटीशन हो जाएगा तो मार्केट ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। बात समझ आ रही है। तो कंपटीशन पे भी ये जोर दे रहे थे। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बेसिस थी किस पे, एक टर्म आती है जो JKPSI में आपका CBT एग्जाम में पूछा गया था। आई विल शेयर द PDF ऑफ दैट पर्टिकुलर, जो भी आपके पेपर अभी तक मैंने कंपाइल करके रखे हैं उनका PDF में टेलीग्राम में शेयर करूंगा। वहाँ पे आपको एक टर्म देखने को मिलेगी इकोनॉमी में, 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया JKSSB के द्वारा, लेज़स फेरी। ये क्या चीज़ है। एडम स्मिथ इस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे थे और इस चीज़ पे बिलीव कर रहे थे, लेज़स फेरी कंसेप्ट में। असल में क्या है, ये फ्रेंच ओरिजिन है इस वर्ड का। ऐसे आप समझो कि एक इकोनॉमिक फ़िलॉसफी है, इकोनॉमिक फ़िलॉसफी है। इसका मतलब क्या होता है, लेज़स फेरी, लेट अलोन, ये इसका लिटरल मीनिंग है, ठीक है ना। लेट अलोन या लीव अलोन, मतलब कि भाई साहब गवर्नमेंट जो है उनका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है, नॉन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ये चाहते थे। बात समझ आ रही, इसका कहते हैं, इसी को कहते हैं लेज़स फेरी। क्या कहते हैं, लेज़स फेरी कंसेप्ट, लेज़स फेरी फिलॉसफी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसी पे डिपेंड थी। क्या थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये इस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रही थी। अब आपको समझ आया होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एडम स्मिथ का जो ये वर्क है, बात समझ आ रही है। तो इनका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का इन शॉर्ट क्या कहना था कि भाई साहब डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, और मार्केट फोर्सेस जो आपका प्राइस मैकेनिज्म डिसाइड करेंगे। और इन्होंने बोला था कि भाई जो डिसीजंस है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, एट व्हाट प्राइसेस, ठीक है ना, ये मार्केट डिसाइड करेगा। बात समझ आ रही है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस डिसाइड करेंगे। जो स्टेट है
जो गवर्नमेंट है उसका रोल मिनिमल होना चाहिए, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, नो रोल। बात समझ आ रही, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तभी इस पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए गए इसको, कि ये प्राइवेट इंटरप्राइज सिस्टम है, फ्री इंटरप्राइज सिस्टम है, मार्केट इकोनॉमी है। बात समझ आ रही है। चलिए, उसके बाद आपका आता है दूसरा, स्टेट। क्या आता है? स्टेट इकोनॉमी, ठीक है। डेप्थ में नहीं जाना, आपको ऊपर ऊपर से याद रखना है। स्टेट इकोनॉमी, इसके जो रूट्स हैं, अगर आप देखोगे स्टेट इकोनॉमी इमर्ज कहाँ से हुई, कार्ल मार्क्स बहुत मशहूर नाम है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के जो वर्क है, उनने कुछ वर्क पब्लिश किए थे, उतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है, वहाँ से स्टेट इकोनॉमी का जिक्र हुआ था। आपको इतना याद रखना है स्टेट इकोनॉमी क्या है, लेकिन उससे पहले आपको समझना है स्टेट इकोनॉमी के कुछ वर्जन्स है। क्या है? वर्जन्स है, या इनको कहेंगे आप फॉर्म्स, ठीक है। एक आपका आता है सोशलिस्टिक, एक आपका आता है कम्युनिस्ट, कम्युनिस्टिक या कम्युनिस्ट बोलो, ठीक है। बात समझ आ रही है। कम्युनिस्ट इकोनॉमी, एक आती है आपकी सोशलिस्टिक या सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस क्या है? अगर आप सोशलिस्ट की बात करें, कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म है वो ज़्यादातर फॉलो नहीं हुआ। उनका कंसेप्ट, अगर आप वहाँ सोशलिज्म में जाएंगे, सोशलिज्म पढ़ने बैठेंगे, तो एग्ज़ाम फिर वहीं पे रह जाएगा। आपको बस याद रखना है ऊपर ऊपर से, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं इससे, तभी आपको याद रखना है थोड़ा थोड़ा सा, कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है। इनका कहना था कि एक कलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए, कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? एक कलेक्टिव अप्रोच, एक कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? जैसे कि इन्होंने ज़्यादातर जोर दिया था जो कि आपकी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन जो होती है उसमें आपकी प्रॉपर्टीज़, एसेट्स वगैरह, बात समझ आ रही है, जो है इसमें रोल होना चाहिए स्टेट का, क्या गवर्नमेंट का रोल थोड़ा सा होना चाहिए। बात समझ आ रही है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट, जो कम्युनिस्ट थी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी, इन्होंने क्या बोला था, जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला कि जो ओनरशिप है, चाहे वो तमाम प्रॉपर्टीज़ है या लेबर है, बात समझ आ रहे हो, इसमें एब्सोल्यूट पावर मिलना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या मिलना चाहिए? एब्सोल्यूट पावर, ताकि इकोनॉमी प्रॉपरली रन हो पाए, ठीक है। लेकिन जो कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म था, वो एक ट्रेडिशनल स्टेज था इकोनॉमी का, वो ज़्यादातर फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इनके आपस में एक तनाव होता गया कैपिटलिस्ट में, कैपिटलिस्टिक में, और आपका जो ये स्टेट इकोनॉमी है, जिसमें आपने दो वर्जन्स देखे, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। बात समझ आ रही है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलती थी गवर्नमेंट का रोल नहीं चाहिए, ये बोलते थे गवर्नमेंट का रोल चाहिए, ठीक है, चाहे कम स्केल पे या लार्ज स्केल पे, बट चाहिए। ये इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, ये इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। स्टेट वाले बोल रहे थे कि ये एक्सप्लॉइटर्स है, ये बोल रहे थे कि ये जो है इनके गवर्नमेंट जो है वो एक्सप्लॉइट कर रही है। फिर एक मिक्सड अप्रोच चाहिए था, तो तभी जन्म हुआ मिक्स्ड इकोनॉमी का, ठीक है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? अब मिक्स्ड इकोनॉमी का अब देखो क्या कहना था। सबसे पहले आपको याद रखना है, एक इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी का हो, ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, ठीक है। तब तक वो एडम स्मिथ का आइडियोलॉजी चल रहा था। फिर उसमें एक मेजर सेटबैक मिला। उसके बाद क्या हुआ? जॉन, ये आपको याद रखना है, मेनार्ड कीनीज, जॉन मेनार्ड कीनीज, इन्होंने क्या किया था? जॉन मेनार्ड कीनीज जो है 1936 की बात चल रही, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, 1936 में जॉन मेनार्ड कीनीज ने। इनका कहना था, इन्होंने पहला क्वेश्चन किया लेज़ेस फेरी, जो लेज़ेस फेरी आपकी एक फिलोसफिकल इकोनॉमिकल थॉट है, उस पर इन्होंने क्वेश्चन किया कि जो इनविजिबल हैंड है, बात समझ आ रही है, इनविजिबल हैंड मार्केट का जो है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम तो लाती है, बात समझ आ रही है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग, ठीक है, उनको वो साइड लाइन कर रही है। तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया मिक्सड में? सबसे पहले इन्होंने बोला
कि क्या होना चाहिए। मिक्सड में इन्होंने बोला जो प्राइसेस है या वेजेस है, बात समझ आ रही है, जो वेजेस है ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इनको फ्लेक्सिबल बनाओ। फ्लेक्सिबल इतने नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, क्या एम्प्लॉयमेंट टू ऑल जनरेट नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो वेजेस है जो प्राइस है इतने फ्लेक्सिबल नहीं है। तो लेजस फेरी पहला क्वेश्चन। दूसरा इन्होंने क्या बोला, दूसरा इन्होंने बोला कि भाई जो मार्केट का जो मैकेनिज्म है, ठीक है ना, उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन स्ट्रांगली होना चाहिए। स्ट्रांग इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल अपोजिट इन्होंने बोला, ठीक है। गवर्नमेंट हमें चाहिए मार्केट मैकेनिज्म में, ताकि प्राइसेस ऐसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, वो प्रॉपरली जो इकोनॉमी है उस कंट्री की, उस रीजन की, उसमें जो मार्केट का मैकेनिज्म है, बात समझ आ रही है, वो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करना चाहिए। बात समझ आ रही। इसी वजह से जब ये अप्रोच हुआ तो डिप्रेशन जो आया था 1929 में, ये पॉलिसी हमने अप्लाई की, उसके बाद हम वी गॉट आउट ऑफ दैट डिप्रेशन। बात समझ आ रही। इन्होंने फिर कुछ सजेशन दी थी, जो आपका चीप मनी सप्लाई है, इंटरेस्ट रेट्स कम करो, ठीक है ना। तो इस वजह से पहले डिप्रेशन आया था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, मनी सप्लाई कम था, फिस्कल डेफिसिट चल रहा था। तो ये सब चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिस्कल डेफिसिट क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है। और इन्होंने कहा कि भाई साहब गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर इनको बढ़ाना चाहिए। एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट कम करेंगे, चीप मनी सप्लाई होगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक डिप्रेशन से हम बाहर आएंगे। तो वो वही हुआ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को अब अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने चाहिए। क्या करने चाहिए, इंक्रीज करने चाहिए अपने एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को, ठीक है। तो जो कीनीज़ की जो पॉलिसी है, कीनीजियन पॉलिसी जिसको कहते हैं, ये फॉलो की गई थ्रू आउट ग्लोब, और फिर ग्रेट डिप्रेशन से हम बाहर आ गए। तो ये तीन चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना, इतना डिटेल में आपको वहाँ से नहीं पूछा जाएगा। लेजस फेरी एनवायरनमेंट इससे पहले पूछा गया है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना, ये कौन सी थॉट है, फिलोसफिकल थॉट है। एडम स्मिथ का मेनार्ड कीनीज कौन थे, इनका क्या कहना था, ठीक है, किस इकोनॉमी को बिलीव कर रहे थे, किस टाइप ऑफ इकोनॉमी में बिलीव कर रहे थे, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ ऊपर ऊपर से देखो, वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ, ठीक है। इसी तरह आपका मनी इल्यूजन, ये एक पब्लिकेशन है, किसका है पूछा जाता है, एरविन फिशर, ठीक है, एरविन फिशर, IRWIN, ठीक है। कैपिटल एंड ग्रोथ, ये किसका है, ये आपका हो गया सर JR हिक्स, ठीक है। इसी तरह आपका जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आपने ऊपर देखा, JM केनीज। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसने दिया है, ठीक है, यह आपका M विश्वेश्वरैया, ठीक है। इसी तरह बिग पुश थ्योरी, ये किसने दिया, AR रोडान। बात समझ आ रही। बस ये कुछ थोड़ा काम है फिलोसफर्स का, इकोनॉमिस्ट्स का, जिन्होंने अपनी पब्लिकेशंस दी, बस थोड़ा कभी पूछा जा सकता है। दैट्स इट, लेट्स गेट टू द मेन टॉपिक, जो आज का हमें असल में लेक्चर है। ये तो इंट्रोडक्शन था, जिसको हम कहेंगे मनी कहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग पढ़ेंगे। तो मनी क्या है, ये कैसे इवॉल्व हुआ। सबसे पहले जब पैसे नहीं थे तो क्या सिस्टम चल रहा था, उसको कहते थे बार्टर सिस्टम। कभी कभी इतना बेसिक क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि बार्टर सिस्टम किस चीज़ को हम कहेंगे, जहाँ पे आप लेन देन करते हो लेकिन पैसे में नहीं, चीज़ों में। मैंने आपको एक चीज़ दी, आप मुझे वापस वो चीज़ दोगे जो मुझे चाहिए, जो आपके पास है। मेरे पास कोई चीज़ है जो आपके पास है, हम उसको एक्सचेंज करके आपस में ट्रेड करेंगे, उसको कहेंगे बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जांपल मेरे पास वेजिटेबल्स है, लेकिन आपको क्या चाहिए, पल्सेस चाहिए। बात समझ आ रही है, ये आप हो, ये मैं हूँ, ठीक है। मेरे पास वेजिटेबल, आपके पास पल्सेस है, फॉर एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हो आप। मुझे पल्सेस चाहिए, आपको वेजिटेबल्स चाहिए, मैं आपको वेजिटेबल्स के बदले पल्सेस ले लूँगा, आप मेरे से वेजिटेबल्स लोगे, ऐसे ये बार्टर सिस्टम चलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें बहुत सारी डिसएडवांटेज थी। क्या डिसएडवांटेज थी कि भाई साहब डबल कोइंसिडेंस। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास पल्सेस नहीं है, आपके पास भी वेजिटेबल्स है, आपको भी पल्सेस चाहिए, मुझे भी पल्सेस चाहिए, लेकिन दोनों के पास वेजिटेबल्स है।
तो ये एक कोइंसिडेंस होगी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इसको कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये एक डिसएडवांटेज था। दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि आपको ढूंढना पड़ता था, सर्च कॉस्ट, ढूंढना पड़ता था आपको कि कहाँ मुझे वो चीज़ मिलेगी जहाँ पे ये चीज़ उनको चाहिए और मुझे वापस से वो चीज़ चाहिए। तो इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ऊपर जाएगा, आपको ढूंढना पड़ता, जगह जगह भटकना पड़ता था। अच्छा, उसके बाद पेरिशेबल कमोडिटीज़ भी होती थी, कुछ कुछ ऐसी कमोडिटी जो आप एक जगह पे स्टोर करके रख रहे हो ताकि जब आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो, जब आप उसको लेके जाओ कहीं पे, उसको एक्सचेंज करोगे बार्टर सिस्टम के थ्रू। बात समझ आ रही? बार्टर सिस्टम आपको समझ आया होगा। तो तब तक वो जो स्टोर कर रहे हो आप चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जो ख़राब हो जाएंगी, बात समझ आ रही? उनका वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया बार्टर सिस्टम, बात समझ आ रही है? इसे हम क्या कहेंगे फिर, मनी की इवोल्यूशन में इसका क्या लेना देना है क्या? ये तो हो गया बार्टर सिस्टम। चलिए, तो मनी की फिर इवोल्यूशन कैसे हुई, हाउ डिड मनी इवॉल्व ओवर द टाइम, और इस मनी के टाइप्स, बात समझ आ रही है? सबसे पहले कॉमोडिटी मनी, कॉमोडिटी मनी, यह आपने अभी देखा कॉमोडिटी मनी क्या चीज़ होती है। ठीक है, बार्टर सिस्टम, कॉमोडिटी मनी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आयरन नेल्स है, मेरे पास कोकोआ बीन्स है, कॉफ़ी बीन्स, बात समझ आ रही है, या वेल टीथ, ठीक है, या मेरे पास गोल्ड नगेट्स है, गोल्ड नगेट्स है, बात समझ आ रही है? तो प्रॉब्लम क्या है, ये पेरिशेबल है, आप जितना देर आयरन नेल्स कहीं पे रखोगे तो उन पे रस्ट लग जाएगा, बात समझ आ रही है? या आप आयरन नेल्स लेके चले गए फलाना किसी कंट्री में, वहाँ पे उनको नहीं चाहिए तो, या फॉरेनर्स आपके पास आए उनको आयरन नेल नहीं चाहिए तो, इसको कहते हैं कॉमोडिटी। उसके बाद जन्म हुआ मेटेलिक मनी का। क्या हुआ? मेटेलिक मनी का जन्म हुआ। मेटेलिक मनी क्या है आपकी, जैसे कि ट्रेडर्स है, आपके किंग है, ये अपनी अपनी कॉइन्स बनवाते थे। कैसे? जैसे कि आपने जब दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे, आप हिस्ट्री पढ़ोगे, वहाँ पे आप देखोगे सिल्वर टांका, किस चीज़ का? शेर शाह सूरी, ठीक है ना? दिल्ली सल्तनत किंग्स में जैसे सिल्वर टांका, शेर शाह सूरी का रुपया, अकबर की मोहर, ये कुछ कॉइन्स थी जो ट्रेड में यूज़ की जा रही थी, बात समझ आ रही है? इसमें एक टर्म आती है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? बेसिक सी चीज़ है, पूछी जाती है। इंट्रिंसिक वैल्यू समझने से पहले आपको समझना है जो मेटेलिक मनी है, जो मेटेलिक मनी है, मेटेलिक मनी में एक आता है फुल बॉडीड, फुल बॉडीड, एक आता है टोकन कॉइन। क्या आता है? टोकन कॉइन। इतना डेफिनेट पे आपको नहीं जाना है, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे फुल बॉडीड आपका फॉर एग्जांपल 8 ग्राम गोल्ड से एक कॉइन बनी है इतनी, ठीक है, यहाँ से आपका 4 ग्राम स्टील से एक कॉइन बनी है, ठीक है, 50 पैसे का, ठीक है, इसका वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? फॉर एग्जांपल इस गोल्ड 8 ग्राम गोल्ड कॉइन में आपने बोला कि ये 10 टमाटर के बराबर है, ठीक है, तो इसके आपके 10 टमाटर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपया इसका वैल्यू रखा, ठीक है, लेकिन अगर आप इस गोल्ड कॉइन को मेल्ट करेंगे, यहाँ कोई और भी प्रेशियस मेटल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है गोल्ड हो, इसको मेल्ट करेंगे लेकिन इसका जो वैल्यू है वो 10 रुपये से ज़्यादा निकलेगा, बात समझ आ रही है? इसका जो वैल्यू है 10 रुपये से ज़्यादा निकलेगा, तो उसका, उसी चीज़ को हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या? उसी चीज़ को हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। दैट मीन्स इस कॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है इसकी फेस वैल्यू से, बात समझ आ रही है? इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रेटर और लेस देन, सॉरी, ग्रेटर और इक्वल टू, इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे 10 लिखा है लेकिन जब आप उसको मेल्ट करोगे, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू ज़्यादा निकलेगा, बात समझ आ रही है? चलिए, फिर ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे 8 ग्राम की कॉइन थी, इसको कर दिया 4 ग्राम, कम कर दिया, उसको कहते हैं डीबेसमेंट। ये क्यों होता था? जब जो राजा का जो रूल था वो थोड़ा कम हो जाता था, जैसे औरंगज़ेब के टाइम पे, ठीक है ना, उसमें उन्होंने क्या किया, बोला कि भाई ज़्यादा गोल्ड लग रहा है कॉइन्स बनाने में, इसको थोड़ा हल्का बनाओ, ठीक है, 8 ग्राम की जगह 4 ग्राम बनाओ फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसको डीबेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं?
डिबेसमेंट। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू टोकन मनी में होगा क्या? टोकन मनी में क्या होता है, इसमें लेस इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे कि 50 पैसा का ही वैल्यू मिलेगा, लेकिन जब आप मेल्ट करोगे वो 40 पैसा वर्थ भी निकल सकता है, या बराबर 50 भी निकल सकता है, ज़्यादातर कम ही निकल सकता है। तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो मेटल है वो ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, और अच्छा भी है इकोनॉमी के लिए। फिर आप आगे जाके जब हम पढ़ेंगे कॉइनेज एक्ट, क्या पढ़ेंगे, जब हम आगे पहुंचेंगे, कॉइनेज एक्ट 2011 में मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स को प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया है प्रोहिबिट, उसके पीछे भी कहानी है। एक 5 रुपये का आपका बहुत पहले नोट, एक 5 रुपये की एक कॉइन आती थी आपकी बहुत पहले, वो बहुत मोटी होती थी, ठीक है। फिर स्मगलर्स क्या करते थे, लूप होल तो उनको ढूंढना आता है, वो उसको मेल्ट करके ब्लेड्स बनाते थे, ठीक है, शेविंग ब्लेड्स। बात समझ आ रही है? तो फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा कॉइन होता था 5 रुपये, अगर आपको याद होगा बहुत पहले आता था, आज तो नहीं आता, ठीक है। एक ही मेटल का आता था, स्टील का बना होता था, तो उसको वो मेल्ट करके बनाते थे। तो स्टील के जो ब्लेड्स बनाते थे उसमें, फॉर एग्जांपल 5 रुपये का वैल्यू होता था इस कॉइन का, उसमें वो 7-8 ब्लेड्स बनाते थे, तो उसका प्रॉफिट मिल जाता था, फिर वो बेचते थे। बात समझ आ रही है? तो ऐसे ये डिस्करेज करने के लिए, ये चीज़ें रोकने के लिए कॉइनेज एक्ट आया था, फिर उन्होंने प्रोहिबिट किया था मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स। चलिए, उसके बाद इवॉल्व हुआ क्या, पेपर कर मनी, पेपर, उसके बाद इवॉल्व हुआ पेपर मनी। क्या इसका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा? नो, ठीक है। एक पेपर सा होता है, उस पर वो 1000 वैल्यू भी होगा उसका, 5000 वैल्यू भी हो सकता है, 2000 वैल्यू भी हो सकता है। जैसे हमारे अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे पेपर करेंसी 100 के नोट्स है, 200 के है, 50 रुपीज़ के है। बात समझ आ रही है? उनको आप मेल्ट नहीं कर सकते, उनको काट कूट के आप बेच नहीं सकते, उस पेपर का उतना वैल्यू नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स फेस वैल्यू जो है उनका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इंट्रिंसिक वैल्यू। चलिए, आपने देखा मनी कैसे इवॉल्व हुआ, और टाइप्स देखे आपने, मेटेलिक मनी, पेपर मनी, कॉमोडिटी मनी, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। आजकल आप देखो क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, कहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। इस मनी को हमने कितना इवॉल्व किया है, और नाउ एवरीथिंग इज़ डन फ्रॉम फोन। बात समझ आ रही है? चाहे आपका यूपीआई हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, ठीक है, ये धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, ठीक है। लेकिन अब मनी देखा आपने, टाइप्स देखा आपने, एवोल्यूशन देखा आपने, एक टर्म आती है आपकी फिएट मनी, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिएट मनी क्या चीज़ होती है, और लीगल टेंडर किसको हम कहते हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी समझनी है। फिएट मनी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फिएट मनी होने के लिए 2 कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है, 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी करेंसी कॉइन हो, कोई भी फिजिकल करेंसी नोट हो, कोई भी डिजिटल कॉइन हो, या कोई क्रिप्टो कॉइन की क्यों ना हो, ठीक है, वो फिएट मनी तब कहला सकती है जब उनके पास 2 कंडीशंस होंगी। अगर वो 2 कंडीशंस फुलफिल कर रही है, देन नंबर 1 कंडीशन ये है कि ये फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, या नोट के फॉर्म में होना चाहिए, फिजिकल कॉइन या नोट के फॉर्म में होना चाहिए, या डिजिटल कॉइन, वर्चुअल कॉइन। बात समझ आ रही है? पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है, या तो ये फिजिकल नोट होना चाहिए, कॉइन होना चाहिए, मतलब फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, या तो डिजिटल या तो वर्चुअल, ये भी चलेगा, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन इसकी ये है, ये किसने इशू की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है कि किसने इशू की है, हु हैज़ इशूड दिस। क्या किसी किंग क्वीन ने किया है, बाय द ऑर्डर ऑफ किंग क्वीन, या गवर्नमेंट, या सेंट्रल बैंक। बात समझ आ रही है? अब सेंट्रल बैंक क्या चीज़ होती है आगे जाके देखेंगे जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे। किंग क्वीन, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, अगर इन्होंने ये इशू की है, तो ये दोनों कंडीशंस आपस में जब फुलफिल होती है तो उसे हम कहेंगे फिएट मनी। क्या कहेंगे? फिएट मनी, ठीक है। जैसे अगर इंडिया में एग्जाम्पल ले ले, कॉइन्स, कॉइन्स कौन प्रिंट करता है? आपका गवर्नमेंट करता है, ठीक है। और जो पेपर करेंसी आपकी होती है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। जैसे कि आपने देखा होगा 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट आपने देखा होगा, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये आपका गवर्नमेंट
करता है, आरबीआई नहीं करता। ये आपको याद रखना है, बेसिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले कि 1 रुपी नोट जो है वो कौन प्रिंट करता है, आपका कौन इशू करता है, वो गवर्नमेंट करता है। उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। किसका? फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। और उस पर वो नहीं लिखा होता आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, जो बाकी नोट्स पे लिखा होता है आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। बात समझ आ रही है? लेकिन यहाँ 1 रुपी नोट की बात चल रही है। अदर देन 1 रुपी नोट जो है वो आरबीआई प्रिंट करता है। बात समझ आ रही है? लेकिन 1 रुपी नोट जो है वो आपका गवर्नमेंट करता है प्रिंट। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो कौन इशू कर रहा है। ऊपर देख रहे थे ना, फिएट मनी। ठीक है, कॉइन्स भी आपकी गवर्नमेंट प्रिंट करता है। अंडर कौन से एक्ट? कॉइनेज एक्ट 2011। प्रेजेंटली अगर आप देखो 50 पैसा कॉइन अभी भी चलता है। बात समझ आ रही है? लेकिन अभी कोई लेके नहीं जाता। ठीक है, अगर आपका कोई मना कर रहा है लेने से तो आप उनको कहोगे कि ये अभी भी चल रहा है भाई, यू कैन ड्रैग दम इन कोर्ट, बट इतना आप नहीं करोगे और है भी नहीं अवेलेबल 50 पैसा कॉइन। ठीक है, या 1 रुपी कॉइन आप देखोगे वो भी गवर्नमेंट प्रिंट करता है। ठीक है, इवन कि 1 रुपी नोट जो अभी हम देख रहे थे, पेपर नोट है ये फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन इस पे होता है और ये गवर्नमेंट आपका प्रिंट करता है। आरबीआई क्या करता है? जो बाकी नोट्स होते हैं अदर देन 1। किस एक्ट के अंदर? आरबीआई एक्ट 1934। ये भी हम पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आया, किस एक्ट के अंडर आया, जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे इन डिटेल और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तब। ठीक है, फिलहाल आप ऊपर ऊपर से देखो। चलिए, अब एक कंसेप्ट आता है लीगल टेंडर। क्या आता है? लीगल टेंडर। ये लीगल टेंडर क्या चीज़ें होती है? ठीक है, सबसे पहले लीगल टेंडर बनने के लिए वेट ए सेकेंड, सबसे पहले लीगल टेंडर बनने के लिए आपकी जो कंडीशंस होती है, 2 कंडीशन। जैसे आपने फिएट मनी देखा, फिएट मनी में 2 कंडीशंस होनी चाहिए। या तो वो फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए था या डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए था। इसी तरह आपका, और उसमें क्या कंडीशन थी? किसी किंग, किसी क्वीन, किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो इशू की है, तब जाके वो फिएट मनी बनेगा। लीगल टेंडर क्या चीज़ है? लीगल टेंडर में भी 2 कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर 1 कंडीशन, नंबर 1 ये फिएट मनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिएट मनी होना चाहिए। नंबर 2, फिएट मनी में ऑलरेडी आपकी 2 कंडीशन है। बात समझ आ रही? जब वो फिएट मनी होगा तब जाके उसको एक और कंडीशन फुलफिल करनी है। ठीक है ना? ये लीगली आपका, जैसे कि कोई डेट है, कोई ट्रांजैक्शन है, बात समझ आ रही है, थ्रू आउट द कंट्री, वहाँ पे ये इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। बात समझ आ रही है? जो बाकी दूसरी पार्टी है, आप उसको दोगे पे अपना प्रिंट कर किया हुआ पैसा, क्या वो लीगल टेंडर है? नहीं है। ठीक है, क्या वो फिएट मनी है? नहीं है। आप उसको दोगे फॉर एग्जांपल पुराने 500 के नोट, वो भी अभी हम बात करेंगे। पुराने 500 के नोट आपने दिए, वो बोलेगा ये तो बंद हो चुके हैं। आप बोलोगे नहीं, ये तो फिएट मनी है। बात समझ आ रही है? लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। अब लीगल टेंडर क्या चीज़ है? लीगल टेंडर ये तो फिएट मनी होने चाहिए, या तो फिर क्या होना चाहिए? ट्रांजैक्शन में यूज़ होना चाहिए थ्रू आउट कंट्री। अब देखो फॉर एग्जांपल, लीगल टेंडर समझने के लिए देखो आप, ठीक है ना, 1000 और 500 के नोट, ये फिएट मनी थे, यस। ठीक है, लीगल टेंडर थे, यस। लेकिन इनकी क्या होगी? डीमोनेटाइजेशन, ये बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट में ऑर्डर निकाला, भाई अब से ये नहीं चलेंगे, तो ये लीगल टेंडर थे, अब नहीं बने, अब ये लीगल टेंडर नहीं रहे। बात समझ आ रही है? अब आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? जैसे कि आपने किसी को कार्ड दिया या चेक दिया। बात समझ आ रही है? क्या ये लीगल टेंडर है? क्या ये फिजिकल फॉर्म, डिजिटल फॉर्म एक ऐसे ट्रांजैक्शन में यूज़ हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये मनी नहीं है। ये क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से आप मनी भेज सकते हैं, कार्ड से, चेक से। बात समझ आए? दूसरी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कसिनो में आपने कॉइन्स देखी होगी, आप सट्टा खेलते हो, कॉइन्स जीते हो, आप डायरेक्टली किसी को दोगे नहीं, वो किसी गवर्नमेंट ने तो इशू नहीं की है ना, किसी बैंक ने तो नहीं की है ना, वो आपको कसिनो में मिल रही है। ठीक है, चलो फिर लीगल टेंडर क्या है? अगर आपने किसी को पैसे की गठरी दे दी, चाहे आपने डिजिटल कॉइन दी, चाहे आपने करेंसी नोट दिया, आपने किया काम, वो एक लीगल टेंडर है, वो एक्सेप्ट करेगा। बात समझ आ रही है? अब अगर आपसे कोई पूछेगा लीगल टेंडर क्या है, देखो लीगल टेंडर सिंपली वो है जो फिजिकल फॉर्म में है, फिएट मनी है, किसी गवर्नमेंट ने इशू की है। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे लीगली एज अ ट्रांजैक्शन आप उसे यूज़ कर सकते हो, कोई दूसरी पार्टी उसको रिफ्यूज़ नहीं करेगी ट्रांजैक्शन में। बात समझ आ रही है?
तो आप डायरेक्टली किसी को कार्ड नहीं दे सकते, वो फिएट मनी नहीं है। किसी को चेक बुक नहीं दे सकते डायरेक्टली, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में एक मनी होना चाहिए, डिजिटल कॉइन होनी चाहिए, करेंसी नोट होना चाहिए, तब जाके वो लीगल टेंडर बनेगा। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप एग्जांपल लो, अगर डॉलर कोई लेके आएगा आपको डायरेक्टली देगा नहीं, उसका एक प्रोसीजर होता है। आप उसे बिल्कुल फिएट मनी है, वो बिल्कुल फिएट मनी है डॉलर, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट आरबीआई एक्ट के अंडर या कॉइनेज एक्ट के अंडर आप बताओ, ये क्या लीगली वैलिड है ट्रांजैक्शन इंडिया में? नहीं है। बात समझ आ रही है? अब अगर किसी को आप 200 का या 50 रुपये का नोट दोगे, क्या ये लीगल टेंडर है इंडिया में? यस है, ठीक है। फिएट मनी है, यस है। बात समझ आ रही है? लीगल टेंडर आपको समझ आया? इंडियन रुपी, कॉइन या नोट या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, सॉरी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। बात समझ आ रही है? ये क्या है? क्या ये फिजिकल फॉर्म डिजिटल फॉर्म में है? यस। इशू की है किसी बैंक ने, गवर्नमेंट ने? यस। फिएट मनी है, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है? यस, फिएट मनी भी है। अच्छा, और क्या चीज़ है? क्या आरबीआई इसको अलाउ कर रहा है, इंडियन रुपी, कॉइन, नोट, सीबीडीसी को अलाउ कर रहा है ट्रांजैक्शन में? यस। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हुई तो इंडियन रुपी आपकी होगी, कॉइन्स होगी, नोट्स हो गया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो गई, ये सारे आपका बन गया, क्या बन गया आपका? लीगल टेंडर या फिएट मनी। अब आपको फिएट मनी एंड लीगल टेंडर समझ आया होगा, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन, क्या डीमोनेटाइजेशन जो 1000-500 के नोट है, क्या ये फिएट मनी है? बिल्कुल है, ये इशू किए गए हैं भाई प्रॉपरली, एक फिजिकल फॉर्म में है, ये तो फिएट मनी है। लेकिन क्या ये लीगल टेंडर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंद कर दिए गए, ये डीमोनेटाइज नोट्स है, ये नहीं चलेंगे। ये कंडीशन तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या? कि ये लीगली वैलिड नहीं है ट्रांजैक्शन के लिए। अंडर किसके? कॉइनेज एक्ट का बोलो या आरबीआई एक्ट में बोलो, ये लीगल टेंडर नहीं है, इंडिया में भी नहीं है लीगल टेंडर, तभी इनको लीगल टेंडर नहीं बोलेंगे। लेकिन फिएट मनी तो है ये, ठीक है। फिएट मनी एंड लीगल टेंडर आपको समझ आया होगा। इसी तरह अगर आप एग्जांपल, मैंने अभी बोला था डॉलर है, यूरो है, कोई भी ऐसी करेंसी है, ये तो फिएट मनी है, ठीक है। किसी गवर्नमेंट ने, किसी कंट्री की गवर्नमेंट ने तो इसे इशू किया है, डिजिटल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में भी है, बैंक ने भी इशू किया है, फिएट मनी तो है। लेकिन अभी प्रेजेंटली वैलिड है ट्रांजैक्शन में। मैं जाऊंगा दुकान पे, किराना दुकान पे, डॉलर दूंगा, क्या करेगा वो डॉलर का? वो बोलेगा मुझे इंडियन करेंसी दे दो भाई। बस इतना आपको याद रखना है। अच्छा, अब आप बोलोगे, अगर मैं किसी को कोई बॉन्ड दे दूं या कोई शेयर दे दूं किसी चीज़ के बदले, मैं बोलूँगा मेरी कंपनी के पास किसी कंपनी के, मेरे पास किसी कंपनी के शेयर है या बॉन्ड है, वो ले लो आप इसके बदले, ठीक है। बात समझ आ रही है? क्या ये लीगल टेंडर है? क्या ये लीगल टेंडर है? फिएट मनी है। सबसे पहली बात, जो आपके बॉन्ड है, शेयर है, ठीक है ना, या कोई चेक है, ठीक है, एटीएम कार्ड है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, ये क्या है? ये फिजिकल फॉर्म है? कोई कॉइन है? कोई फिजिकल नोट है या डिजिटल कॉइन है? नहीं है, ये नोट नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है पे करने का। तो पहली बात, ये तो फिएट मनी तो बना नहीं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने ही इशू किए हैं ये, या किसी बैंक ने इशू किए हैं ये, बट एट द सेम टाइम ये फिजिकल करेंसी नहीं है, डिजिटल करेंसी नहीं है। बात समझ आ रही है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। चेक, एटीएम कार्ड वगैरह, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स नॉट डायरेक्टली अ करेंसी और अ नोट और अ कॉइन, बट इशू तो किए हैं किसी ने, ठीक है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। तो ये भी लीगल टेंडर डायरेक्टली नहीं बन सकता, ठीक है। अब आप बोलोगे बिटकॉइन, बिटकॉइन का क्या सीन है? बिटकॉइन बहुत न्यूज़ में रहा है कि इट्स नॉट अ लीगल टेंडर येट इन इंडिया। बात समझ आ रही है? बिटकॉइन का आप ये भी बोल सकते हो कि ये फिएट मनी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक एनोनिमस पर्सन ने बनाई थी। बात समझ आ रही है? तो इसका जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखी होगी, डिसेंट्रलाइज्ड होती है, इस पर किसी का, यू कैन नॉट ट्रेस इट। बात समझ आ रही है? ये अपने आप में एक टॉपिक है अलग से। बात समझ आ रही है? बट इट्स नॉट अ फिएट मनी और नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया। बात समझ आ रही है? अब कोई किसी किसी कंट्री में ये है, पर हमें वहाँ क्या करना जान के, ठीक है। जैसे कि एल सल्वाडोर एक है, वहाँ पे ये लीगल टेंडर है। बात समझ आ रही है? फिएट मनी तो है नहीं, क्योंकि एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन बनाई नहीं बनाई, ठीक है।
किसी और एनोनिमस पर्सन ने बनाई थी, डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन एल सल्वाडोर में ये एज ए लीगल टेंडर माना जाता है, वहाँ पे एज ए ट्रांजेक्शन आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप जाओगे कहीं कैफ़े में, ठीक है ना, आपकी बिल अगर ठीक ठाक बन रही है, आप उसको बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन करोगे। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कॉइन्स की बात कर ही रहे थे, तो कॉइन्स में क्या चीज़ है? आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, चलो हमारे पास कॉइन्स है, 1 रुपये के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है, हम एट अ टाइम किसको कितना दे सकते हैं? एक आपका आता है लिमिटेड लीगल टेंडर, एक आता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। क्या? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है, लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? लिमिटेड में जैसे कि आप देखोगे कॉइनेज एक्ट 2011, कॉइनेज एक्ट 2011, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका पेपर नोट 1 रुपये का, पेपर नोट 1 रुपये का जो है, ठीक है ना, और कॉइन्स 1 रुपये के या उससे एबो 2 रुपये के कॉइन्स भी आते हैं, 5 रुपये के कॉइन्स आते हैं। तो लिमिटेड लीगल टेंडर है, ये आप एट अ टाइम कितना दे सकते हो? 1000 दे सकते हो। क्या? 1 रुपये का जो कॉइन है या 1 रुपये से ऊपर का जो कॉइन है वो आप एट अ टाइम 1000 दे सकते हो। 1000 से ज़्यादा नहीं दे सकते किसी को। बात समझ आ रही है? कॉइनेज एक्ट 2011 कहता है जो पेपर नोट है 1 रुपये का, ठीक है ना, या कॉइन 1 रुपये का या 1 रुपये से ऊपर 2 रुपये के भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आप एट अ टाइम ₹1000 ही पे कर सकते हो कॉइन्स में, ये ध्यान रखना। और 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स इंटू 20 आप करो, इंटू 20 करो, वो आपका बन जाता है 10 रुपये। बात समझ आ रही है? अभी दुकान पे आप 10 रुपये के ट्रांजैक्शन कर सकते हो 50 पैसा कॉइन दे के, अंडर कॉइनेज एक्ट 2011, इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। अब 50 पैसा कॉइन अभी भी चल रहा है, लीगल टेंडर है, लेकिन 2011 में ये विड्रॉ हुए थे मार्केट से 50 पैसा कॉइन, ठीक है। इसी तरह 10 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन वगैरह आते थे पुराने ज़माने में, अब वो लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन इसका याद रखना 50 पैसा कॉइन अभी भी लीगल टेंडर है। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, आप वहाँ बोलोगे नहीं है लीगल टेंडर, हमने तो देखा ही नहीं, कोई लेता ही नहीं, बट अभी ये है, अब यूज़ नहीं होता, आपकी गलती है। अगर आपके घर में पड़ा है, यू कैन पे अप टू 10 रुपीज़ एट अ टाइम, ठीक है। चलो ये तो होगी कॉइनेज एक्ट। दूसरा आता है आपका RBI एक्ट 1934, ठीक है, ये है अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स बनाता है ये, ठीक है। कॉइनेज एक्ट में लिमिटेड, जो कॉइन्स में लिमिटेड लीगल टेंडर्स बन रहे थे, लिमिटेड लीगल टेंडर्स ये है कि आप किसी अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही पे कर सकते हैं। इसी तरह RBI एक्ट जो है 1934, ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। कैसे? इसमें जो सेक्शन 27 है, उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है ना। हर एक बैंक इंडिया में एक लीगल टेंडर बन जाएगा, ऑब्वियसली बात है। कोई भी अमाउंट आप पे कर सकते हो, ठीक है ना, कहीं भी कर सकते हो जो आपकी करेंसी है, तो वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर बन जाएगा। बट रियल लाइफ में, असल में जब जो फाइनेंस एक्ट लगते हैं आपके, आप रिसेंट फाइनेंस एक्ट जब देखोगे, ठीक है ना, कैश ट्रांजैक्शन का अपने एक लिमिट है, ठीक है ना, डिमांड ड्राफ्ट का अपना एक लिमिट है। ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है, नेफ्ट क्या होता है, UPI क्या होता है, RTGS क्या होता है, किसके इंस्ट्रूमेंट्स है, ये भी हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? बट राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस, ओके। अब आपको ये भी समझ आया होगा लीगल टेंडर क्या है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है। अब मनी की बात चल ही रही है, ठीक है, एक होमवर्क आपको देता हूँ जो जनरल नॉलेज है करेंसीज के रिलेटेड, जो जनरल नॉलेज है, जैसे कि रुपी साइन। ये रुपी साइन आपने देखा होगा, रुपी साइन ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है ना। एक कंपटीशन हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स 2010 में, ये आपको पता होना चाहिए। क्या कंपटीशन हुआ था? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA, ठीक है, कंपटीशन हुआ था। फिर एक बंदा था D उदया कुमार, क्या? D उदया कुमार, उन्होंने ये IIT गुवाहाटी से थे, क्या थे? IIT गुवाहाटी से थे। इन्होंने क्या किया, रुपी साइन को डिज़ाइन किया था,
तो वहाँ से ये रुपी साइन सेलेक्ट किया गया। तो अगर आपको पूछा जाए रुपी साइन किसने डिज़ाइन किया था, ये है आपके जनाब डी उदय कुमार। ठीक है, इसी तरह करेंसी के रिलेटेड आपको क्या जनरल नॉलेज पूछ सकते हैं कि नेशनल सिंबल कौन सा है आपकी करेंसी में, ठीक है ना, स्लोगन कौन सा है, जैसे कि नेशनल, जैसे लाइन एम्बलम है आपका, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में आपका सरनाथ पिलर है, वो किस करेंसी पे पाया जाता है, 10 रुपी 50 रुपी में कौन कौन से आपके आर्किटेक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है, सत्य में जयते स्लोगन जो है आपका, बात समझ आ रही है कि कहाँ पे है कि किस नोट में है, ये आप अपनी जगह होमवर्क कर लेना, ठीक है। और लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, अपनी जो करेंसी नोट है उसमें आप देख लेना कश्मीरी लैंग्वेज भी है, उसमें भी लिखा है, 10 रुपये के नोट पे लिखा होगा 10 रुपये, बात समझ आ रही है। इसी तरह जितनी भी आपकी 8 शेड्यूल आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके जो 8 शेड्यूल में आपकी लैंग्वेज आती है, 22 लैंग्वेज आती है आपकी, तमाम 22 लैंग्वेज करेंसी पे तो नहीं लिखी होती है, ठीक है ना, लेकिन कितनी लैंग्वेज लिखी होती है करेंसी नोट्स में, 17 लैंग्वेज में होता है, ठीक है ना। एक साइड से आपकी 15 होती है और दूसरी साइड से आपकी हिंदी एंड इंग्लिश, फ्रंट साइड से आपकी ज़्यादातर हिंदी एंड इंग्लिश ही देखने को मिलेगा, और रिवर्स साइड, बैक साइड, दूसरे साइड से आपको 15 लैंग्वेज बाकी देखने को मिलेंगी, जो 8 शेड्यूल में है, ठीक है, आउट ऑफ 22 17 ये कुछ बन जाती है आपकी है। जैसे म्यूज़ियम कौन सा किस में है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। आर्किटेक्चर कौन सा किस में, ये थोड़ा सा आप अपनी जगह देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। चलो, और एक नोट पे चीज़ लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, इसका मीनिंग क्या होता है, ये प्रॉमिस क्या है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर का क्या मतलब होता है, जैसे बैंक नोट्स हैं आपके, ठीक है ना, जैसे आपके पास 100 का नोट है, 100 के नोट का आप तोड़ सकते हो 10-10 के, 50-50 के, 20-20 के नोट, ठीक है। तो 100 का आपको बराबर फेस वैल्यू मिलेगा, आपका 100 ही मिलेगा। दैट इज़ द प्रॉमिस मेड बाय RBI, ठीक है। वहाँ पे गवर्नर का नीचे साइन भी होता है, ठीक है ना। और इसका क्या मतलब है, चाहे कंट्री में कैसी भी कंडीशन हो, इन्फ्लेशन हो, जितनी भी गंदी कंडीशन हो, आपका 100 का नोट है उसका वैल्यू 100 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कंट्री में इन्फ्लेशन होगी तो ये इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगा और आपका 100 का वैल्यू में आपको 90 रुपीज़ मिलेंगे, बोलेंगे भाई कंट्री में ख़राब हालत चल रही है, आपके पास 100 का नोट है, आज से आपको इसका 90 वैल्यू ही मिलेगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है, 100 है तो 100 ही रहेगा, नो मैटर कैसी कंडीशन है, ठीक है ना। अब डीमोनेटाइजेशन हुई थी लास्ट टाइम, ये भी एक प्रीवियसली पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रीवियसली कितनी डीमोनेटाइजेशन हुई थी, क्यों हुई थी, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन ऑफ फिएट मनी ऐसे करके एक हेडलाइन आई थी, डीमोनेटाइजेशन ऑफ फिएट मनी। अब आपको पता है फिएट मनी क्या है। डीमोनेटाइजेशन प्रीवियसली हुई थी 1946 में, 1978 में, और रिसेंटली कब हुई थी डीमोनेटाइजेशन, 2016 नवंबर 2016। फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, कौन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA, उन्होंने नोटिफाई किया था, क्या किया था, उस टर्म को क्या बोलते हैं जब वो कुछ कुछ नोट्स को बोलते हैं कि ये आज से नहीं चलेंगे, उनको कहते हैं SBN। क्या कहते हैं, SBN, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स, कि भाई फलाना फलाना बैंक नोट्स, पर्टिकुलरली कौन कौन से 500 and 1000 के नोट्स जो है ये भाई बंद कर दिए गए, ये बोला गया, डिमोनेटाइजेशन हुई, ठीक है ना। आपको जो आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर था वो तोड़ दिया गया, वो प्रॉमिस डिमोनेटाइजेशन करके बोला गया था कि RBI जो है is not required to honor this promise for particularly specified bank notes of 500 and 1000 notes। ये आपको याद रखना है। तो अब आपको समझ आया, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर उस पर लिखा होता है, ये क्या चीज़ें होती है, ठीक है। यू कैन नॉट कीप दीज नोट्स नाउअडेज। चलिए, इसी तरह आपका 2000 का नोट जो है रिसेंटली न्यूज़ में बोला गया था कि भाई वो विदड्रॉ किया गया है, ठीक है ना, मगर ये लीगल टेंडर अभी भी है, ये चलेगा। अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई भी ऑर्डर नहीं आया है कि भाई 2000 नोट से जो लीगल टेंडर नहीं है ये अभी चलेंगे, बस विदड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, विदड्रॉ किए गए हैं। इनकी जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दी गई है और मार्केट से धीरे धीरे विदड्रॉ, अगर आपके पास है यू कैन डिपॉजिट दैट, यू कैन यूज़ दैट। ऐसा कोई ऑर्डर अभी नहीं आया है कि भाई बंद हो गए, ठीक है। तो अब अगर आपको बोला जाए 2000 नोट फिएट मनी है, यस, लीगल टेंडर है, यस, विदड्रॉ किए गए हैं सर्कुलेशन में, यस, क्या डिमोनेटाइजेशन हुई है, नहीं,
इसको डिमोनेटाइजेशन नहीं कहते। 2000 नोट जो है वो अभी डिमोनेटाइज नहीं हुए। चलिए ये तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा एक कंसेप्ट आता है आपका बैंक मनी। क्या आता है? बैंक मनी। बैंक मनी या डिपॉजिट मनी इसको आप कहोगे। मनी की आप इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, लेट मी रिमाइंड यू। आपने टाइप्स पढ़े मनी के, आपने धीरे धीरे आप बैंक मनी पे आ गए। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनपीसीआई के बारे में, यूपीआई के बारे में। आगे बढ़ते जाएंगे, आपको इंटरेस्ट आता जाएगा। पहला थोड़ा सा ड्राई लग सकता है, ठीक है ना? तो आप बस बने रहें। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। बैंक मनी और डिपॉजिट मनी किसको कहते हैं? बैंक मनी, डिपॉजिट मनी, इसको आप पेपर ऑर्डर्स भी कह सकते हैं। जैसे इसमें आपका आएगा चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे आपने वॉइस रॉय रिपन के बारे में आपने पढ़ा होगा। उन्होंने दिया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? जो उन दिनों चेक में जो डिसऑनर, फ्रॉडरी होती थी, फ्रॉड्स होते थे, उसको रोकने के लिए ये एक्ट लाया था, ठीक है? अब ये जो चेक है, ठीक है, इसमें 3 पार्टीज़ होती हैं। क्या होती है? 3 पार्टीज़ होती हैं। पूछा जाता है, ठीक है? बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। चलिए, 3 पार्टीज़ होती है इसमें। नंबर 1 जिसको कहते हैं ड्रॉर, नंबर 2 जिसको कहते हैं ड्रॉई, नंबर 3 जिसको कहते हैं पेई। ड्रॉर कौन है? जो सेंड करता है। ये आपको याद रखना है, थोड़ा वर्डिंग इधर उधर आपको लग सकता है। सेंडर। ड्रॉई कौन है? बैंक बीच में, ठीक है? पेई कौन है? रेसिपेंट। क्या? रेसिपेंट, जिसको आपको देनी है चेक, जो लेगा, ठीक है? बस इतना याद रखना आपको। अच्छा, चेक के कुछ टाइप्स होते हैं, उतना डेप्थ में नहीं जाना, बस थोड़ा थोड़ा। नंबर 1 स्टेल चेक। स्टेल चेक क्या होती है? स्टेल चेक अगर आपने 3 मंथ से ज़्यादा या 3 मंथ तक इसको विड्रॉ ही नहीं किया है तो ये स्टेल चेक बन जाती है। दूसरी होती है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या है? आपने आज चेक इशू की एक पर्टिकुलर आने वाले डेट में, फॉर एग्जांपल 20 अगस्त को आप ये विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये पोस्ट डेटेड चेक है। क्योंकि इसके पास अभी फॉर एग्जांपल पैसे नहीं है अकाउंट में, 20 अगस्त को आएंगे, आपने इसने आपको ऑलरेडी चेक दी, आप जाओगे, वो एक पोस्ट डेटेड चेक बन गई, ठीक है? इसी तरह आपकी ओपन बियरर चेक, ओपन चेक, ठीक है? कोई भी जाके इसको इनकैश कर सकता है, मतलब निकाल सकता है, उसको ओपन या बियरर का चेक बोल सकते हैं। बात समझ आ रही है? चलिए, और आपकी क्या टर्म आती है? आईएफएससी। ये क्या होता है? आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड आपने देखा होगा, पता होगा। इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जैसे आपका पिन कोड होता है, ठीक है? आईएफएससी 11 अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं। कितने? 11 अल्फ़ा न्यूमेरिक। जैसे आपके एरिया का पिन कोड होता है, इसी तरह हर एक बैंक का अपना अपना एक कोड होता है। एक एरिया, एक बैंक ब्रांच होता है जिसका एक अपना कोड होता है, जिसको कहते हैं आईएफएससी। अच्छा, एमआईसीआर जो चेक्स में लगा होता है, वो क्या होता है? एमआईसीआर की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बात समझ आ रही? 9 डिजिट्स कोड होता है, आयरन ऑक्साइड से लिखा होता है। बात समझ आ रही है? ये कुछ आयरन ऑक्साइड की इंक इसमें यूज़ की जाती है ताकि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो डिवाइस से। सिंपल सी बात है, ठीक है? फिर आपका आता है डिमांड ड्राफ्ट और ओवरड्राफ्ट। ये क्या चीज़ें होती हैं? डिमांड ड्राफ्ट क्या है आपका? फीस तो भरा ही होगा, ठीक है? फीस भरा ही होगा आपने, वहाँ पे आप जाते हो, डिपॉजिट करते हो। क्या करते हो? डिपॉजिट करते हो बैंक में। वो आपको एक वाउचर देते हैं, एक ड्राफ्ट देते हैं, वो आप अपने कॉलेज को देते हो। बात समझ आ रही है? जैसे ऐसे आप देखो, आप गए किसी एबीसी कॉलेज में एडमिशन करने, बात समझ आ रही है? आपने मनी दिया बैंक को, उन्होंने आपको एक डिमांड ड्राफ्ट दिया, ठीक है? आपने दिया कॉलेज ओनर को, और कॉलेज ओनर वो डिमांड ड्राफ्ट करेगा कलेक्ट, और वो डिमांड ड्राफ्ट
उठा के जाके देगा वापस बैंक को। बात समझ आ रही है? इसी तरह आपका आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है? फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में अभी पैसे नहीं है, ज़ीरो बैलेंस। क्या है? ज़ीरो बैलेंस है। तो बैंक आपको टेम्परेरी एक लोन देगा, एज ए लोन देगा। बात समझ आ रही है? बोल रही कि भाई आपके अकाउंट में इंसफिशिएंट बैलेंस है, आप ओवरड्राफ्ट ले लो। इसमें कुछ स्कीम्स आती है, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, ठीक है ना। हर एक अकाउंट का अपना लिमिट होता है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट का ओवरड्राफ्ट लिमिट है 10,000। बात समझ आ रही है? ओनली 10,000। 10,000 आपका ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। जब फिर आपकी सैलरी आएगी, जब पैसे आएंगे तो वो काट लेंगे खुद ही, ठीक है। ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन लोन के साथ इसको कंपेयर मत करना, क्योंकि लोन जो होता है ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। आपको 30 दिन के लिए दिया जाएगा मैक्स टू मैक्स ओवरड्राफ्ट, ठीक है। फिर आपका आता है चेक। चेक आपने देखा, लेकिन अब नया सिस्टम आया है एनपीसीआई का, ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेफ्ट है आपका, ठीक है। आरटीजीएस है, बात समझ आ रही है? यूपीआई है, बीम है, इसी तरह आपका सीटीएस है। बात समझ आ रही है? बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेडली पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, ठीक है। ये सब चीज़ें हम कल लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय। आई होप आपको बेसिक्स आइडिया मिला होगा, ठीक है। टेक केयर, बाय।